रशीदी साहब देखिए, स्कूल कॉलेज में शिक्षण संस्थान में समानता के अधिकार के तहत ही कहा गया है कि किसी के मन में ये ना आए कि उसने ये पहन रखा है, मैंने ये पहन रखा है, उसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी है, मेरे कपड़े कम अच्छे हैं, इस वजह से ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो फिर अगर हिजाब को शिक्षण संस्थाओं में बैन कर दिया जाए तो फिर आपत्ति क्या है, खासतौर से तब जबकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की राय भी अलग अलग हो जाए। रशीदी साहब। भाई मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो यहां फैसले क्यों हो रहे हैं उस पर। देने दीजिए फैसला सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जाएगा, वहां उसका फैसला आएगा, देने दीजिए उसको फैसला। यहां डिबेट क्यों हो रही मेरी समझ में नहीं आता। यहां डिबेट और इस डिबेट में कुछ लोग अपने आप को, समझा रहा हूं ना, यहाँ डिबेट इसलिए हो रही है मेरी बात क्योंकि, अरे सुनिए, हाँ सर आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपने सवाल किया इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ डिबेट इसलिए हो रही है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया बर्क साहब का बयान आ गया, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया ओवैसी साहब का बयान आ गया। अब आप कहिए कि इन बयानों पर चर्चा भी ना करें तो अलग बात है, आप पूरी करिए अपनी बात। नहीं, बयानों पर देखिए, बयानों पर चर्चा करना अलग चीज है और कोर्ट के फैसला जो कोर्ट में विचाराधीन चीज है उस पर चर्चा करना अलग चीज है। उसी पर बयान दोनों अलग अलग विषय हैं। अपनी बात पूरी करिए आप, समझे। दूसरे एक बात सुनिए, हिजाब जो है ये मेरी चॉइस है। मेरे संविधान ने मुझे एक चॉइस दी है कि आप अपने मजहब पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। दूसरे एक और चीज, एक इससे भी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। 1860 में अंग्रेजों के वक्त में जब इंडियन पेनल कोड बना तो उसमें बाकायदा क्लोज 3 में आप जाइए, उसमें लिखा है साफ तौर से कि जो आदमी हिजाब खींचने की बात करे, हिजाब को न पहनने की बात करे, उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस आना चाहिए, उस पर वही कार्रवाई करनी चाहिए। समझे आप, ये बाकायदा इंडियन पेनल कोड में है। मैं इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि लोग या तो जानते नहीं हैं या जानबूझकर उनको अनजाना कर देते हैं। इस तरह की बातें लेकर आते हैं कि साहब अब पंडित बता रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा है। अगर मैं वैद बताना शुरू करूं फिर ये कहेंगे कि साहब मौलाना साहब बता रहे हैं वैद में क्या लिखा है। विक्रमादित्य जी अपने धर्म को रशीदी साहब देखिए, विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो अगर कोई सनातनी ये कहे कि मैं त्रिपुंड लगाकर क्लासरूम में जाऊंगा तो उसको जाने देना चाहिए, मैं तिलक लगाकर क्लासरूम में जाऊंगा तो उसको जाने देना चाहिए। तो फिर स्कूल के जो रूल और रेगुलेशन है, स्कूल का जो डेकोरम है, शिक्षण संस्थानों के जो डेकोरम है, उनका क्या किया जाए। आ रहा हूं आपके पास फरहान साहब, पहले रशीदी जी की बात। बच्चे पगड़ी पहन के सुनिए, सिख बच्चे पगड़ी पहन के जाते हैं, कड़ा पहन के जाते हैं, क्या कोई उनको मना करता है? अगर कोई हिंदू बच्चा हाथ में कलावा बांधकर जाता है, जनेऊ पहनकर जाता है, कोई उनको मना करता है? कोई मना नहीं करता। ये सिर्फ एक नफरत का बीज बना है और देश में नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, लेकिन मुसलमानों को लड़ाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2019 के अंदर केरला के अंदर 150 के करीब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्कूल चलाते हैं वो लोग। उन्होंने हिजाब पर बिल्कुल रिलैक्स कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, हम इसको आप पढ़ ले निकाल के। 150 एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो मोमडन चलाते हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वहां भी बुर्के को एसेंशियल नहीं कर दिया गया, हटा दिया गया। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। आज तथाकथित तौर पर जबरदस्ती इसका विरोध किया जा रहा है। आप नहीं मानेंगे तो जो ईरान में हो रहा है ना, जो ईरान में हो रहा है, ये वही पूरे विश्व की बातें यहाँ पर से लेके आते हैं बातें आपके समाज में। आप इस बात को समझना चाहिए, पूरा विश्व आज तथाकथित और रूढ़िवादी बातों को हटाने की बात कर रहा है। बताइए कि 2019 मई के अंदर केरला की 150 ऑर्गेनाइजेशन ने बैन किया हुआ है, उन्होंने क्यों रिलैक्स कर दिया? एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए जिसने किया हो, एक का नाम बताइए। न्यूज में निकाल के पढ़ लो, न्यूज में निकाल के पढ़ लो। अगर आपके एक का नाम बताइए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए कि उसने बैन किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने बैन किया है। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने बैन किया है। मैंने आपको फैक्ट बताया, आप बताइए ना, आप टीवी पर ज्ञान बांट रहे हैं तो आप बताइए कहाँ लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आप ज्ञान बांट रहे हैं ना। आचार्य विक्रमादित्य, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, डिबेट है। आप समझना नहीं चाहते। नहीं, गुस्सा मत हो, आज भी अरे गुस्सा मत हो, डिबेट है भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? मुझे सिर्फ बैठना भी इस्लाम के खिलाफ है। गुस्सा मत करो, अरे रशीदी जी गुस्सा मत करो, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मेरे साथ सिक्योरिटी भी खेल रहे थे।
अरे इस्लाम में क्या है वो तो मैं जानूं। अच्छा ठीक है, इस्लाम में 1 क्या to 1 है? नहीं करते हैं। आप मुझे बता रशीदी दो, साहब आप मैं- जवाब अरे दीजिएगा, भाई, इस्लाम आप अपनी में बात क्या पूरी है, करिएगा, वो लेकिन मैं साथ ही साथ जानूंगा। एक छोटा सा सुनिए, सवाल और है। सुनिए, सुनिए। अगर वाकई मैं- में हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, तो ईरान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर इसके विरोध के पीछे का आधार क्या है? वो ठीक है या गलत है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में हिजाब जो है अनिवार्य है, इसलिए वहां जो है जो सख्ती हो रही है लड़कियों को, जो कहा जा रहा है कि हिजाब पहनो, वो इस्लामी कानून के हिसाब से कहा जा रहा है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो सरकार निपट रही है उससे। अभी तो आप चॉइस की बात कर रहे थे, यार तो बीच दो में बातें मत हो बोला गई। करो विक्रमादित्य। अभी आप देखिए कह रहे थे कि ये चॉइस नहीं, होनी नहीं, चाहिए नहीं, कि वो नहीं, पहने या ना नहीं, पहने। अब फिर वहां ये कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि अभिन्न अंग है इस वजह से वहां पर ये कहा जा रहा है कि नहीं आपको पहनना होगा। आप ईरान में बैठे हैं क्या? आप अच्छा, ईरान में डिबेट मतलब कर आप रहे ये हैं क्या? कह रहे सुविधा के आप ईरान मुताबिक, में बैठे आप डिबेट कर सुविधा रहे के हैं क्या? मुताबिक स्टैंड लेंगे, आप ये कह रहे हैं रशीदी साहब? आप ईरान में बैठकर आप डिबेट कर सुविधा रहे के मुताबिक स्टैंड लेंगे, आप ये कह रहे ईरान में हैं? बैठकर अभी जब मैंने आपसे ईरान का सवाल किया तब तो आपने ये नहीं कहा। आप ईरान में बैठकर डिबेट कर रहे आपने हैं कहा क्या? वहां पर चूंकि इस्लाम का आप अभिन्न अंग ईरान है, में इस वजह से बैठकर दबाव डिबेट बनाया कर जा रहे रहा हैं है। क्या? अब देखिए आप अपने स्टैंड से आप पलट ईरान गए में ना। बैठकर डिबेट कर रहे हैं क्या? अपने स्टैंड से पलट गए ना आप रशीदी आप ईरान में साहब। बैठकर डिबेट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, डिबेट तो हम आप यहीं ईरान बैठ में कर रहे हैं बैठकर हिंदुस्तान डिबेट कर रहे में, हैं क्या? लेकिन आपने ईरान में सहूलियत के हिसाब से जवाब दिया ना। अमित जी 2 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, नहीं टाइम खत्म हो रहा है भाई। अमित जी 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है यार। मेरे टाइम है, आप टाइम पे फिक्र मत करिए। ठीक है फरहान साहब, देखिए ये सुविधा का स्टैंड तो नहीं हो सकता ना कि अपनी सुविधा के हिसाब से आप स्टैंड लीजिए। ये देश संविधान से ठीक चल है रहा रशीदी साहब, ये आ रहा हूं मैं इस्लामिक आपके लॉ से पास। नहीं चल रहा है। आपको तो जानकारी नहीं है अच्छा शायद। एक मिनट अमित सर भाई आपको मेरी बात आपको सुन लीजिए। शायद ये सर आपको संविधान अगर से चल रहा जानकारी है। होती तो आप ये नहीं कहते ना कि डिबेट ईरान में नहीं चल रही है ये ना। देश संविधान आप से ईरान चल में रहा है सुविधा भाई, के आपको हिसाब से आप ये जानकारी कह रहे हैं कि वहां जरूरी है, है, इस्लाम का अभिन्न अमित अंग जी, है, यही लोगों इसलिए का दबाव बनाया जा रहा है। पंडू मैं आऊंगा आप लोगों के पना पास। इस्लामिक लॉ से चल निरंजन रहा है, पोद्दार देश साहब, संविधान से चल रहा है। निरंजन पोद्दार यहाँ साहब, आजादी ये सहूलियत की राजनीति हो रही है क्या? सहूलियत के हिसाब से बयान दिया जा रहा है क्या? बर्क साहब ये कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो आवारगी बढ़ जाएगी। तो भैया सवाल यह है कि पुरुषों के लिए भी कोई प्रतिबंध है या नहीं? पुरुषों के लिए भी कोई हिजाब है या नहीं? उनकी आवारगी को रोकने के लिए भी कोई इंतजाम है या नहीं? देखिए ऐसा है अमित जी, मेरा ये मानना है कि जो ये आवारगी की बात कर रहे हैं, आवारगी जो है वो आदमी की नीयत में होती है, ना कि कपड़ों में होती है जी। और अगर ये कहते हैं कि हिजाब के बिना आवारगी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 50 करोड़ बहुसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं, सनातन समाज की जो महिलाएं हैं, जो हिजाब का पालन नहीं करती, क्या वो सारी की सारी आवारा है? और जो महिलाएं मुस्लिम धर्म के अंदर भी हैं लेकिन वो हिजाब का पालन नहीं करती, क्या वो आवारा है? एक बात तो ये जो आपने कहा सुविधा की राजनीति, देखिए अमित जी आज मैं आपके चैनल के ऊपर एक बात बताना चाहता हूं। भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने मजहब के नाम पे अपनी दुकानें खोल रखी हैं। कुछ लोगों ने इस तरीके से दुकानें खोल रखी है, कुछ लोगों ने उस तरीके से, यानी कि एक राजनीतिक दुकानें खोल रखी है और कुछ लोगों ने धर्म की दुकानें खोल रखी है। और वो आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां से इस्लाम शुरू हुआ था, मिडिल ईस्ट की बात करो, मध्य एशिया की बात देखिए, ईरान हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, वहां पे प्रोग्रेसिव सोच को अपनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो यहाँ के जो मौलाना है, जिसको कहते हैं जो मुल्ला का इस्लाम जो यहाँ पे लागू करना चाहते हैं, अल्लाह के इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, वो यहाँ पे इनको वापस 18वीं 17वीं शताब्दी में लेके जाना चाहते हैं। यानी कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई वो प्रोग्रेसिव सोच। तो ये अमित जी वो वाली ये ऋग्वेद पढ़िए। मैं शशांक जी के पास जाऊंगा जल्दी से। फरहान जी आप इस पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं जल्दी से? फरहान जी नहीं ऋग्वेद पढ़िए, ऋग्वेद पढ़ लीजिए एक बार, मैं बताता हूँ। पता अमित भाई में भी है। अमित भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि देखिए ये जो हिजाब का मुद्दा उठा है, ये हिजाब का मुद्दा क्या नाम है, वहाँ की जो कर्नाटक की बच्चियां हैं उन्होंने अपने चॉइस के तहत ये कहा है कि क्या नाम है, मैं हिजाब पहनकर ही एग्जाम दूंगी या हिजाब पहनकर ही पढ़ने जाऊंगी। ये उनकी चॉइस का मुद्दा है। उन बच्चियों की चॉइस के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते? इस पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसके पीछे पीएफआई ने लोगों को भड़काया था। खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं। शशांक जी चूंकि हमारे पास समय बहुत भाई ये बताइए, शशांक जी एक बात ये समझाइए, आज जस्टिस धूलिया की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जस्टिस धूलिया की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि हिजाब विवाद से कहीं ज्यादा जरूरी है कि किताब पर ध्यान दिया जाए, लड़कियों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनके फैसले के पीछे का एक आधार यह भी था कि इस विवाद में उलझने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि फोकस इस बात पर किया जाए कि लड़कियां स्कूल जा रही थी वो जाती रहें? आज ये जो जजमेंट आया है निश्चित रूप से बहुत एप्रिशिएटेड जजमेंट है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने इसको बहुत रीजन ऑर्डर पास किया है। हम लोग आज इतनी बड़ी डिबेट कर रहे हैं, 216 पेज का जजमेंट पढ़ने के बाद आप जस्टिस गुप्ता का व्यू और जस्टिस धूलिया का व्यू बिल्कुल साफ साफ रूप में समझ में